दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम पढ़ने वाले हैं द रिवर वैली सिविलाइजेशन। आईसीएससी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है, यानी कि जो आईसीएससी बोर्ड चलता है उसका इतिहास का ये पहला अध्याय है। यह सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं बल्कि जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो देरी न करते हुए चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर का नाम ही है द रिवर वैली सिविलाइजेशन, यानी कि नदी घाटी की सभ्यताएं। सिविलाइजेशंस मीन्स होता है सभ्यताएं। यदि यहाँ से यस नहीं होता तो इट मीन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता हो जाता, लेकिन यहाँ पे है सभ्यताएं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो बात करें देखते हैं जितनी भी सभ्यताएं हमको पढ़ने को मिलती हैं वो नदियों के किनारे ही बसी हुई हैं। चाहे वो हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, चाहे मिस्र की सभ्यता की, या फिर चीन की सभ्यता की बात करें, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता की बात करें, तो ये सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। तो ऐसा क्यों, क्या कारण रहा कि ये सभी नदी के किनारे ही विकसित हुई? इन्हीं सब बातों को लेकर के यह टॉपिक बनाया गया है। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, इस चैप्टर की पहली हेडिंग को, और पहली हेडिंग ही है सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि सिविलाइजेशन होता क्या है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सभ्यता। ये सभ्यता होती क्या है? द टर्म सिविलाइजेशन रेफर टू द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट इज हाईली डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इस पूरी लाइन का अर्थ होता है दोस्तों कि द टर्म सिविलाइजेशन, यानी कि ये जो शब्द सभ्यता है यह मनुष्य की समाज की उस स्थिति या उस अवस्था को दिखाता है जो हाईली डेवलप्ड है, यानी कि पूरी तरीके से विकसित और ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि संगठित है। इट इज़ एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट एंड implies the use of superior technologies and complex economic relationships। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि ये एडवांस स्टेज ह्यूमन कल्चर जो डेवलप हुआ तो उसकी एक एडवांस स्टेज होती है। कोई भी, जैसे हम अपने अभी इस समय की, हम लोग अभी 2023 में जी रहे हैं, तो 2023 को यदि समझे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, लोगों का खान पान है, लोगों की जो विचारधारा है, जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, तो एक तरीके से ये हमारी सभ्यता हो गई है। यदि हमारे बाद में आगे आने वाले 500 से 600 साल के बाद में जब हम हमारे बारे में, यानी कि ये जो 2023 चल रहा है, तो इसके बारे में यदि कोई अध्ययन करेगा तो हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा करेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से धर्म का पालन करते थे। तो ठीक वैसे ही ये जो सिविलाइजेशन होता है ये किसी भी मानव समाज के बारे में बताता है कि वो समाज उस समय कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या खाते पीते थे, क्या उनकी स्थिति थी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। इन्हीं सब के बारे में सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता से हमको पता चलता है। नेक्स्ट लाइन है कि सम ऑफ द ट्रेट्स विच मार्क अ सिविलाइजेशंस आर। कुछ ट्रेट्स यानी कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जो लोगों का समूह है वो सिविलाइज्ड है, यानी कि सुसभ्य है। जिससे इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सरप्लस फूड। जब हम स्टोन एज को पढ़ते हैं, यानी कि पाषाण काल को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि लोगों के पास में बस खाने भर का ही भोजन होता था, यानी वो शिकार करते थे और एक बार पेट भर लेते थे, बाकी उनके पास में अनाज आने वाले टाइम के लिए नहीं होता था। लेकिन एक सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो उनके पास में एक सरप्लस फूड होता है, यानी कि एक टाइम पे भले वो खाना बना के खाते हैं लेकिन अगले टाइम के लिए उनके पास में सरप्लस फूड होता है। ये फर्स्ट क्वालिटी होती है एक सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट वन होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इसमें श्रमिकों का डिवीज़न होता है। श्रमिक डिवीज़न का मतलब कि हर एक व्यक्ति के कार्य करने का विभाग अलग होता है। लाइक है जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कोई और होगा जो खेत में काम कर रहा होगा, कोई घर बना रहा होगा, तो कोई फैक्ट्री में रह करके फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। तो अलग अलग जो लेबर डिवीज़न होता है ये कल्चर में पाया जाता है, यानी कि जो सिविलाइजेशन होती है इसमें ये पाया जाता है। पब्लिक बिल्डिंग्स में जैसे होता है स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सभी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं। ये पब्लिक बिल्डिंग्स यानी कि सार्वजनिक इमारतें जो होती हैं वहाँ पे सभी लोगों को आने जाने के लिए अनुमति दी जाती है।
डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का विकास। किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में टेक्नोलॉजी का विकास होता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो बहुत समय पहले सभ्यताएं मौजूद थीं, उन सभ्यताओं में तकनीकी विकास कैसे हुआ था। यदि हम बात करें अभी की, यानी कि वर्तमान समय, जैसे हम लोग 2023 में हैं, तो हम देखते हैं हम लोग की टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। आज हम एआई पे बात करने लगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने लगे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है कि हम बोलते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो ठीक वैसे ही देखेंगे कि कौन सी सभ्यता में कितनी तकनीकी विकसित हुई थी। नेक्स्ट वन है सिस्टम ऑफ राइटिंग, यानी लेखन तकनीक। हर एक सभ्यता में लिखने की एक कला होती है। जैसे अभी हम लोग की सभ्यता में ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास इंग्लिश के कुछ कैरेक्टर्स को मिलाकर के लिखा है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी की भाषा कहते हैं। ठीक वैसे ही हर एक सभ्यता में लिखने की उनकी कुछ कलाएँ होती हैं, जिसे वो लिख करके उनके जो उस समय की बातें होती हैं, उन बातों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे वो गणित की हो। तो हर एक सभ्यता में इस प्रकार की प्रक्रियाएं हुई हैं कि उन लोगों ने लिखने की एक कला विकसित की है, चाहे वो लेखन की पाली संस्कृति हो, जो भी स्क्रिप्ट उन्होंने विकसित की, वो उस समय, उस समाज, उस सभ्यता की वो स्क्रिप्ट रही, यानी कि लिपि रही है, और उसमें लेखन कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इवैल्यूएशन ऑफ सिटीज़। ये इवैल्यूएशन ऑफ सिटीज़ मीन से ही होता है कि शहरीकरण होने लगता है। जब लोग सुसभ्य होने लगते हैं, सिविलाइज्ड होने लगते हैं, तो सिटीज़ के विकास होने लगते हैं। पहले तो गांव बनते हैं, गांव से कस्बे और कस्बों से शहरों का विकास होने लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि एक सभ्यता में पाए जाते हैं। जो एक सिविलाइजेशन होती है, उस सिविलाइजेशन में ये कुछ पॉइंट्स को देखा जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं कि नहीं है। सरप्लस फूड है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये चीज़ें पाई जा रही हैं कि नहीं। यदि नहीं पाई जा रही होती हैं तो हम कह लेते हैं कि नहीं, वो बारबरन है, यानी कि वो अशिष्ट लोग हैं, सभ्य लोग नहीं है, सभ्य लोगों का समूह नहीं है। लेकिन ये कुछ की पॉइंट्स पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, जो लोगों का समूह रह रहा है वो सिविलाइज्ड है। तो आई होप कि अब ये जो सिविलाइजेशन शब्द है, इस शब्द की जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं जो इस चैप्टर का दूसरा हेडिंग है, उस हेडिंग की तरफ में, और हेडिंग है सेटलमेंट्स नियर रिवर्स। जितनी भी सभ्यताएं, जैसे भी हमने स्टार्टिंग में बात की, जब शुरुआत में देखा तो जितनी भी सभ्यताएं थी, वे सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। मोस्ट ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशंस डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। नदियों के किनारे ही ज़्यादातर सभ्यताएं विकसित हुई हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। यदि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता की बात करें तो वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड बिटवीन द रिवर इफ्रेट्स एंड इग्रिस। तो जो मेसोपोटामियन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वह दजला और फरात नामक नदियों के बीच में विकसित हुई थी। दजला और फरात नामक नदियों के बीच में विकसित होने का तात्पर्य है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एक नदी इधर से गुजर रही है, बह रही है, और एक दूसरी नदी इधर से बह रही है, तो इसके बीच में जगह खाली बच जाती। जैसे ये जो जगह है ये लैंड है, तो इस जगह पे सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। नदी तो अपनी जगह पे बह रही है और दूसरी नदी अपनी जगह पे बह रही है, लेकिन बीच में जो खाली जगह बच रहा है, उसी खाली जगह में लोगों की सभ्यताओं का विकास हुआ। वैसे ही इजिप्टियन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नील। इजिप्ट यानी कि जो मिस्र की सभ्यता है, वो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। चाइनीज सिविलाइजेशन ग्रू ऑन द बैंक ऑफ रिवर होंग हो। जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, यानी कि चीन की जो सभ्यता है, वो होंग हो नदी के किनारे विकसित हुई। अब एक पॉइंट की बात करता हूँ कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसमें सभ्यता का भी नाम है और नदी का नाम है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दीज सिविलाइजेशन डेवलप इन रिवर बेलीज बिकाज। अब ये नदियों के घाटी के किनारे, यानी कि नदी के किनारे घाटियों पे ये जो सभ्यताएं विकसित हुई, इन सभ्यताओं के विकसित होने का कारण क्या था। तो फर्स्ट ये था कि द रिवर्स एक्टेड एज रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन नीड्स।
जो नदियाँ थी वह नदियाँ एग्रीकल्चर और मनुष्य के अन्य जो भी कार्य थे या जो ज़रूरतें थी उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो खेतीबाड़ी, पहले शुरुआत में मनुष्य खेतीबाड़ी ज़्यादा करता था, तो उस समय इन नदियों से उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था। आप आज देखा जाए तो उस टाइम पे आज के जैसे इतने ज़्यादा तकनीकी विकसित नहीं हुई थी कि लोग पंपिंग सेट या समरसेबल के जरिए पानी भर सके, तो उन्हें नदी, तालाब इन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो इसलिए जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वह नदियों के किनारे ही विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिवर्स इनरिच द सेल विद द फर्टाइल सिल्ट ब्रॉट बाई एनुअल फ्लड एंड दस इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब कोई भी सभ्यता नदी के किनारे विकसित होगी तो नदी में जब बाढ़ आएगी यानी कि जब बारिश होगी तो बारिश के टाइम पे नदी का पानी ओवरफ्लो होगा और वो किनारे किनारे पे चढ़ जाएगा। और इसके साथ में क्या होगा कि नदी एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए जा रही है तो मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह पानी में मिले हुए बहते हुए चले जाते हैं, और जब बाढ़ आती है तो किनारे तक वो फैल जाते हैं और किनारों पे धूल मिट्टी के जो कण पानी में मिले होते हैं वो बैठ जाते हैं। और जब बारिश का पानी बंद हो जाता है यानी कि नदियाँ जो उफान पे होती हैं वो उसमें जल स्तर जो होता है कम हो जाता है, तो जो किनारे की ज़मीन होती है वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है क्योंकि विभिन्न प्रकार की मिट्टी आकर के उसमें मिल जाती है। तो दूसरा ये भी कारण था कि नदियों के किनारे की जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी। अब उस समय आज के जैसे ये जो केमिकल्स रसायन थे या यूरिया बात करें, डीएपी की बात करें, उस समय इतना ज़्यादा विकसित नहीं थे। तो जो उस समय के लोग थे, उस सोसाइटी के जो लोग थे, उनको ये समझ थी कि यदि हम नदियों के किनारे खेती करेंगे तो जो फसलें होंगी वो अच्छी होंगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो द रिवर्स सर्व्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेल्प्ड इन मूवमेंट ऑफ मैन एंड गुड्स एंड दस इनहेंस्ड ट्रेड। अब देखो नदियों से उस समय आज के जैसे ना तो कोई साधन थे, ना गाड़ियाँ थी, ना ट्रेन थे, ना हवाई जहाज़ थे। तो उस समय लोगों को आने जाने के दो माध्यम थे। एक वो रास्ते पे पैदल चल चल करके दूर तक यात्रा करते थे, और दूसरा नदियों में नाव पे तैर करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो नदी में पानी पे नाव को तैराना ज़मीन पे चलने के मुकाबले आसान था क्योंकि नाव पे हम ज़्यादा मात्रा में वज़न लोड कर सकते थे, लाद सकते थे, लेकिन ऐसे ही एक मनुष्य के ऊपर उतना ज़्यादा वज़न लाद करके ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह दूर तक चलना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इससे क्या होता था, नदी के किनारे जो सभ्यताएं होती थी तो उनसे जो व्यवसाय होता था यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता था, तो नदी के सहारे नाव से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते थे। और वही यदि ज़मीन पे चलना होता तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। तो ये भी एक कारण था कि जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे विकसित हुई। अब बढ़ते हैं आगे और अगली लाइन लिखी हुई है कि लेट्स स्टडी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सिविलाइजेशंस वन बाय वन। अब दोस्तों यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, 7th में पढ़ रहे हो, या उसके आगे 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो ये जो अब आगे के हम इस चैप्टर में आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं उसमें ये कह रहा है कि इन सिविलाइजेशंस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट कॉमन फीचर ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, जो ब्रोंज एज यानी कि ब्रोंज क्या होता है, कांसा। तो कांसा युग की जो ये सभ्यता थी उस सभ्यता की कुछ कॉमन बातें थी, मुख्य बातें थी। क्या? पहला ये था कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन हैज़ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कौन सा था? पहला था कि उस समय का पीरियड यानी कि वो समय काल बिटवीन 4000 एंड 3000 BCE मोस्ट इनहेबिटेड वेयर नो लॉन्गर रेजिडेंट ऑफ अ विलेज, यानी कि ज़्यादातर जो थे इनहेबिटेंट थे, घुमंतु लोग थे, वो विलेज में नहीं थे, एक जगह इकट्ठे होकर के उस समय के लोग नहीं रहते थे। बट इसके बाद में यदि 3000 BCE के बाद में देखते हैं तो लोग एक जगह पे रहना शुरू कर दिए थे। दे बिगेन टू लिव इन लार्ज वेल डिफेंडेड सिटीज़ अगेंस्ट अटैक बाई बर्बारियंस बिटवीन 3000 एंड 250 BCE, यानी कि 3000 से 2500 BCE के बीच में हम देखते हैं तो लोग एक समूह में इकट्ठा होकर के
रहना शुरू कर देते हैं। अब इसका कारण क्या था, तो इसका कारण पहली लाइन में डिफाइन है कि दे बिगेन टू लिव टुगेदर इन लार्ज वेल डिफाइंड सिटीज अगेंस्ट अटैक बाय बर्बरियन। तो अटैक बाय बर्बरियन क्या होते हैं, तो बर्बरियन को समझ लेते हैं ये सभ्य लोग नहीं थे, ये भी एक मनुष्य की ही प्रजाति थी, लेकिन ये प्रजाति सभ्य नहीं थी, तो ये दूसरों के ऊपर हमले कर देते थे। तो जब दूसरों के ऊपर हमले कर देते थे, उनको मार देते थे, तो उससे बचने के लिए लोग एक साथ में इकट्ठा होकर के एक झुंड बना करके रहना शुरू कर दिए थे। द वैली ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन इराक, नील वैली इन इजिप्ट, इंडस वैली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हांग हो वैली इन चाइना एंड बिकम द सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, हैड बिकम द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। कहने का मतलब कि जब ये लोग जो बार्बियन लोग थे उनसे बचने का प्रयास करने लगे, तो एक जगह पे ये रहना शुरू किए, जैसे दजल और फरात नदियों के बीच में इराक की, नील नदी घाटी के बीच में मिस्र की, और सिंधु नदी घाटी के बीच में जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी। और वहीं बात करें यदि चीन की, तो हांग हो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित होने लगी। तो ये उस समय काल था कि जब लोग नदियों के किनारे इकट्ठा होकर के एक जगह पे रहना शुरू कर दिए थे। तो पहला मुख्य कारण यही था कि वो शत्रु से अपनी सुरक्षा चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवर वैलीज, ऑल द फोर सिविलाइजेशंस केम अप इन द रिवर वैलीज वेयर फार्मिंग एंड ट्रेड डेवलप्ड। दूसरी कॉमन बात यह है कि ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ये नदी घाटी के किनारे विकसित हुई हैं। पहला कि ये जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो एक निश्चित समय काल के रूप में विकसित हुई, जो कि समय काल अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 3000 BCE से लेकर के 2500 BCE के बीच में लगभग सभी सभ्यताएं विकसित होना शुरू हुई। अब दूसरा इसका फीचर ये है कि ये सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई। तीसरा है कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड टूल्स वेयर नॉट जस्ट इनफ फॉर द सर्वाइवल फॉर द लार्ज पॉपुलेशन इन सिटीज। अब जब शहरों में विकास होने लगे, यानी कि गांव से शहर बनने लगे, तो खेती और उस समय के जो हथियार थे जिनसे कि वो खेती के साथ में अन्य कार्य करते थे, वो उस समय की उतनी ज़्यादा जनसंख्या की सर्वाइवल के लिए उपयुक्त नहीं थे। दे नीडेड टू रीशेप देयर इन्वायरमेंट। ईच सिविलाइजेशन डेवलप इट्स ऑन कैरेक्टर्स विद न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। अब देखो, जैसे उस समय लोग रह रहे थे, एक सिविलाइजेशन में रह रहे थे, एक साथ में इकट्ठे होकर के रह रहे थे, बट जो उनके पास में हथियार थे, जो औजार थे, जिस तरीके से वो खेती करते थे, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। तो उस समय लोगों ने क्या किया कि अपना एक सोशल सिस्टम और एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। पॉलिटिकल का मतलब कि राजनीतिक सिस्टम, और सोशल का मतलब कि सामाजिक सिस्टम, कि समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें उन लोगों ने विकसित करना शुरू की। जिसे सामान्य रूप से समझते हैं तो कुछ लोगों को बांट दिया गया कि खेती करेंगे, कुछ लोगों को पोटरी का काम दिया गया कि ये मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, कुछ लोगों को ट्रेड का काम दिया गया कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से समाज में जो सोशल सिस्टम बना, उसमें लोगों के काम को बांटा जाने लगा। ऐसे ये फ़ायदा हुआ कि एक व्यक्ति जिस काम को करता था, यदि लगातार वो कंटिन्यूस उसी काम को करता गया, तो उस काम में वो इतना ज़्यादा स्किल्ड हो गया कि वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और तेज़ी से कर पाता था। नेक्स्ट लाइन है कि दे ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स रिलीजियस बिलीफ। दे ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य और व्यवसाय भी उन्होंने विकसित किया, और धार्मिक विश्वास भी उनमें विकसित हुआ। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, यानी कि धर्म की मान्यता होने लगी। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि धर्म की मान्यता के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। जैसे वो लोग धर्म में मानना शुरू किए। पहले यदि हम देखते हैं किसी न किसी सभ्यता में कि वो किसी को भगवान मान करके पूजना शुरू कर दिया, या कोई कुल देवी या कुल देवता को मान करके पूजना शुरू कर दिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। वैसे ही देखते हैं कि वहाँ पे महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो ऐसे माना जाता है कि ये जो समय था, उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, लोग अपने माता की पूजा किया करते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने अपनी एक सोसाइटी, एक समाज को विकसित किया। अब
ये समझते चलने वाली बात ये है कि ये जितनी भी सभ्यताएं, ये चारों सभ्यताएं, चाहे वो मिस्र की हो, चाहे वो नील नदी घाटी किनारे की हो, चाहे भारत की हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, ये सभी की सभ्यताओं में ये चीज़ें कॉमन देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट वन है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ व्हील, फायर, मेटल, केजिंग etc वेयर पुट टू न्यू यूजेस फ्रॉम विच मेनी क्राफ्ट इमर्ज्ड। अब पहले जो उनकी जानकारी थी कि जैसे वो पहिया बनाते थे, आग की खोज थी, मेटल कैजिंग थी यानी कि धातु से नए नए औजार को बनाना, इस सब में अब वो नए तरीके से क्राफ्टिंग करने लगे थे यानी कि उसको नए तरीके से बनाना शुरू कर दिए थे। दिस चेंज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। अब इससे क्या हुआ था कि उस समय की बेसिक कैरेक्टर्स उस समाज के परिवर्तित होने लगे थे, यानी कि वहाँ के लोग अब धीरे धीरे अपने आप को एक सुसभ्य समाज की तरफ में ढालने का प्रयास करने लगे थे। द स्टोन एज मैन वॉज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्राफ्ट्समैन। जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं, तो उस समय का जो मनुष्य था वो क्राफ्टमैन नहीं हुआ था। क्राफ्टमैन का मतलब होता है कि वो एक तरीके से दस्तकार जो अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ों को बनाए, उसे हम कहते हैं क्राफ्टमैन। यानी कि वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो तमाम अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दे, अनाज को पैदा करना शुरू कर दे। तो स्टोन एज में ऐसा नहीं था। स्टोन एज में हम सिर्फ ये देख पाते हैं कि उस समय मनुष्य जो था वो अपने पेट भरने के लिए दिन भर जानवरों की तलाश करता था, जानवरों को मारता था और खाता था, बस इतना ही उसका काम था, और उसने बहुत ज़्यादा क्राफ्ट में कोई भी खोज नहीं की थी। बट ये जो सभ्यताएं हैं, तो ये जो सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं में हम देखते हैं कि लोग क्राफ्टिंग करना सीख गए थे। अगला जो यदि इसकी फीचर्स की बात करें तो वो था कि इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में सुधार। इन ऑल द सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू इजिप्ट, इंडिया, चाइना, एग्रीकल्चर डेवलप ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। यानी कि आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी की बात करें तो शहरों में और शहरों से बाहर भी अब जो था कृषि का विकास तेजी से होने लगा था। ऐसे में हम ये देख पाते हैं कि जब कृषि का विकास तेजी से होने लगा था तो लोगों में अब समझ आने लगा था कि किस तरीके से हमको बीज को इकट्ठा करके रखना है, किस तरीके से अपने खेतों को आगे बढ़ाना है, उनको फर्टाइल बनाना है। इन सब के बारे में अब जो मनुष्य था वो सोचना शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ रेपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द फर्टाइल प्लेन्स दे नीडेड मोर फूड। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत थी और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत थी। तो इस समय यदि देखते हैं तो जो एग्रीकल्चर था वो शहरों में तो विकसित हुआ, शहरों के साथ ही साथ में अब आगे भी बढ़ना शुरू हो गया था। द प्लाऊ एंड हैड रिप्लेस्ड द ओल्ड हो। अब जो पुराने हो थे, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं उनका पुराना हल था, उसकी जगह पे अब नए हल ने जगह ले ली थी। एनिमल्स वेयर प्रेस्ड इनटू सर्विस एंड कल्टीवेशन वेयर डन ए लार्ज ट्रैक ऑफ द लैंड। अब जो जानवर थे उन जानवरों का यूज, जैसे भैंसे का और बैल का यूज होने लगा था खेती करने के लिए, ज़मीन को जोतने के लिए। दे हैड इवन लर्न टू कंस्ट्रक्ट डिकेज टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम फ्लूड एंड डाइवर्ट द कोर्सेज ऑफ रिवर वाटर। अब वो लोग बाढ़ से कैसे बचा जाए या कोई भी इस तरीके से आपदा आती है तो उससे कैसे बचा जाए, इससे अब वो लोग सीखना शुरू कर दिए थे, सीख गए थे, और नदी के पानी का सही तरीके से वो उपयोग करना धीरे धीरे सीख गए थे। यानी कि नदी के पानी को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उनसे सिंचाई की जा सकती है, इन सब के बारे में इन सभ्यताओं के लोग इस समय तक अब सीखना शुरू कर दिए थे। यदि अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर है कि स्पाइनिंग एंड वीविंग। इन द ऑल द सिटी सेंटर्स पीपल हैड बिगन टू बियर क्लोथ्स। अब लोग कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। यानी कि पहले तो इतना ज़्यादा कपड़े का विकास नहीं हुआ था, लेकिन ये सभ्यताओं के आते आते लोग कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। वोवेन कॉटन क्लोथ्स वेयर इन यूज इन द इंडस वैली अराउंड 2500 BC, यानी कि 2500 BC तक देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओवन कॉटन यानी कि जो ऊनी और सूती कपड़े थे वो ऊनी सूती कपड़ों का प्रयोग इस समय देखने को मिलता है। वूल वॉज इन यूज इन ईरान। अब ऊन जो था वो ईरान में यूज होने लगा था
और न्यूलिथिक पीपल ऑफ वेस्ट एशिया यूज्ड क्लॉथ ऑफ द पाउंडेड फ्लैक्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्पाइनिंग एंड वीविंग, यानी कि धागे, और स्पाइन का मतलब होता है धागा, और धागे के बुनने की कला यानी कि कपड़े बुनने की कला के पहले जो वेस्ट एशिया के लोग थे वो पाउंडेक्स फ्लेक्स पहनते थे इन धागों के, और बुनाई के आविष्कार से पहले, यानी कि जब इसका आविष्कार हुआ लोग बुनाई करना सीख गए तो लोग कपड़े पहनना सीख गए, यानी कि एक सभ्यता में रहने के साथ ही साथ में लोग कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए। अब दोस्तों सोचिए कि वो लोग उस समय जब कपड़े पहनते थे तो क्या सोच करके पहनते होंगे। जैसे आज हम लोग पहनते हैं कपड़े तो हम लोग अलग अलग तरीके से फैशनिंग और डिज़ाइनिंग के कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइम पे लोग ज़्यादातर अपने शरीर को ढकने के लिए, ठंड और गर्मी से बचने के लिए, इनके लिए वो कपड़े पहनना शुरू किए हुए थे। तो ये कुछ कॉमन अगले फीचर्स थे यानी कि स्पाइनिंग एंड वीविंग का, कि उस समय इन सभी सभ्यताओं में विकसित होता हुआ दिख रहा था। अगला है पॉटरी। Clean fired pottery came to be used in different part of the world much before in civilization began. Rich people in the cities began to use painted pottery. Archaeologists get a lot of information from the pottery. pottery का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन यानी कि मृद भांड। क्लीन फायर्ड का मतलब होता है कि ऐसे मिट्टी के बर्तन जो पहले मिट्टी के बनाए जाते फिर इसके बाद उन्हें आग में पकाया जाता, तो ऐसे मिट्टी के बर्तन इस समय हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो किसी भी सभ्यता में देखें तो उस समय लोगों ने शहरों में मिट्टी के बर्तन बना करके, पका करके उसे पेंट करना भी शुरू कर दिया था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी कि जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वो देखते हैं कि इन पॉटरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि बहुत कुछ इससे जानकारी हमें मिलती है, और ये लगभग हर एक सभ्यता में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यदि नेक्स्ट बात करें तो वहाँ की राइटिंग स्किल। अब इन द फर्स्ट नोन राइटिंग सिस्टम नोन एज द पिक्टोग्राम डेवलप इन मेसोपोटामिया। ये देखते हैं तो मेसोपोटामिया में पिक्टोग्राम सबसे पहले, यानी कि जिसे पिक्चर का फॉर्म कहते हैं, ये लिखने की कला सबसे पहले मेसोपोटामिया में दिखती है। राइटिंग आल्सो डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इजिप्ट, इंडिया एंड चाइना। अब ये भी बात देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में, इजिप्ट यानी कि मिस्र में और चाइना में भी लिखने की कला विकसित हो चुकी थी। इंडस स्क्रिप्ट हैज़ हाउएवर नॉट बीन डिस्क्रिप्टेड सो फार। डिसिफर्ड सो फार का मतलब कि जो इंडस स्क्रिप्ट है, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता की लिपि लिखी गई है, वो लिपि अभी तक उसको डिस्पर्स नहीं किया गया, यानी कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे इस सभ्यता के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हमें नहीं पता है। अब अनुमान के आधार पर काफ़ी कुछ हम लोग जान पाए हैं, लेकिन यदि हम इनकी जो लिखावट है यदि उसको हम पढ़ पाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। अगला फीचर देखते हैं तो नेचुरल क्लाइमेटीज, फेमिन्स, डिजीज एंड फ्लड फ्रिक्वेंटली ट्रेवल ईच सेटलमेंट। हर एक व्यवस्था में, हर एक समाज में देखते हैं तो बीमारियां, फ्लड यानी कि बाढ़, ये ज़्यादातर प्रभावित करती हैं, क्योंकि उस समय बीमारियों के लिए इतना ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था। तो यदि कोई बीमारी आती थी तो बहुत से मनुष्य एक साथ में मर जाते थे। दूसरा फ्लड यानी कि बाढ़। बाढ़ के बारे में भी इतनी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी कि कैसे बचा जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि जैसे 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक देखते हैं तो तब तक BC तक देखते हैं तो तब तक में धीरे धीरे लोग सीख गए थे बाढ़ से बचना, लेकिन फिर भी ये इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती थी। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अ पर्सन वाज बिटवीन 30 to 40 ईयर्स। 30 से 40 साल तक एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता था, यानी कि 30 से 40 की उम्र तक एक व्यक्ति जीता था, जो एक इस तरह की जो नेचुरल क्लाइमेटीज थी उनको ये देखा जाए तो उसके हिसाब से। एट ईच साइट सम कम्युनिटीज वेयर सडनली वाइप्ड आउट बाई दीज नेचुरल क्लाइमेटीज। अब यदि बात करें तो कुछ कम्युनिटीज़ थी, यानी कि कुछ समुदाय थे, जैसे हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता की ही बात कर लें तो ये अचानक से गायब हो गई। तो इसके पीछे माना जाता है कि ये नेचुरल डिजास्टर ही रहे होंगे, जिसमें कि बीमारियां रही होंगी या बाढ़ आई होगी। इन्हीं से मान लिया जाता है कि हाँ, ये जो सभ्यताएं थी अचानक से गायब हो गई, ख़त्म हो गई, और बाद में इनको खुदाई करने के बाद में जब ढूंढा गया तो पता चलता है कि हाँ, ये सभ्यता बहुत पहले यहाँ पे विकसित थी। तो ये कुछ कॉमन से फैक्टर रहे, कुछ एक फैक्टर्स और बच रहे हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
नेक्स्ट है कि कलेक्टिव इफोर्ट। कलेक्टिव इफोर्ट एरोज ऑफ द इकोनॉमिकल नेसेसिटीज। एक साथ में कलेक्टिव इफोर्ट का मतलब होता है कि सामूहिक प्रयास था कि इकोनॉमिकल इफोर्ट, यानी कि अब इस समय धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी लोगों को सुदृढ़ होना जरूरी था, लोग आर्थिक रूप से भी विकसित हो रहे थे। बट दे वेर अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल, इरिगेशन नेटवर्किंग इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, communities, granaries, public bath and road network in India was all the result of the collective effort of the people। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इन्होंने दिया है कि जैसे देखते हैं कि जो कलेक्टिव एफर्ट आप लोगों का था, जैसे हम देखते हैं तो जो मेसोपोटामिया में खेती की जो तरीके थे, जो तकनीकी थी इजिप्ट में, और वहीं पे यदि बात करें भारत में तो भारत में जो ग्रेनरीज यानी कि अन्नागार थे, ये एक विशाल अन्नागार मिला था। अन्नागार का मतलब ही होता है कि वहाँ पे अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। जैसे अभी कुछ समय पहले तक में गांव में ये बोला जाता था कि कोठली, यानी कि जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखते थे, तो उसी को अन्नागार बोलते हैं। और वहीं पब्लिक बाथ यानी कि ये जो विशाल स्नानागार मिला था जहाँ पे एक साथ में लोग नहाते थे। रोड नेटवर्क की यदि बात कर लें तो ये लोगों का मिलाजुला इफोर्ट था, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि पूरे के पूरे समाज, पूरे की पूरे सोसाइटी के लोगों का मिलाजुला प्रयास था कि इस तरीके से लोग यहाँ तक डेवलप हो पाए थे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके कुछ कॉमन फीचर। तो रिलीजन, नॉट मच इज नोन अबाउट द रिलीजन of the Indus Valley people, however worship, offering of food, drink to gods and burial of the dead were common to all the civilizations। अब ये रिलीजन की बात करें तो ज़्यादातर ये यदि इंडस वैली के पीपल की बात करें जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग हैं, तो इनके धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी ये पूजा करते थे। अपने जो पूज्य थे यानी कि जैसे जो उनके गॉड थे या उन लोगों को ये भोजन और पानी भी समर्पित करते थे, यानी कि चढ़ाते थे। एंड ब्यूरियल ऑफ द डेड वेयर कॉमन टू ऑल द सिविलाइजेशंस। ब्यूरियल का मतलब होता था कि जैसे शव का अंतिम संस्कार, इसके पहले लोग जब मरते थे तो वो वहीं पे छोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब जब सभ्य मनुष्य हो गया था तो वो उन मरे हुए लोगों का जो मर जाते थे उनका अंतिम संस्कार अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया था। जैसे यदि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे जब मनुष्य को दफनाया जाता था, यानी कि मृत बॉडी को दफनाई जाती थी, उसके साथ में उसकी ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती थी। ऐसा माना जाता था उस समय के लोगों के जरिए कि जब ये फिर से जीवित होगा तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ कॉमन 8-10 फैक्टर्स थे, फीचर्स थे जो कि सभी की सभी सभ्यताओं में एक साथ में मिलते हैं। अब दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या यूपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सभी सभ्यताओं में कॉमन बातें क्या थी, कि उन सभी की सभ्यताओं की कुछ खास बातें अपने शब्दों में लिखिए। तो आई होप कि ये जो वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से ये जो चीज़ें थी आपको समझ में आई होंगी। ये चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए मैं आज बस इतना ही कम रखता हूँ। अगली वीडियो जब लेकर के आऊँगा तो इसके आगे की जो बातें बच रही हैं, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है या अन्य जो सिविलाइजेशन है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। यदि आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।